हेलो साथियों, दृष्टि पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। अपने इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हमने पिछले एपिसोड में एक अभ्यास प्रश्न दिया था, उसको देख लेते हैं, फिर इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पिछले एपिसोड का जो अभ्यास प्रश्न था वो क्या था और उसका सही जवाब क्या है। हमारा जो प्रश्न था वो ये था, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। टोंस नदी का उद्गम कैमूर श्रेणी में स्थित मैहर के समीप पातालकोट से हुआ है। बेलन नदी इसकी सहायक नदी है। पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इस सवाल को हल करने से पहले एक बार मानचित्र को देखते हैं कि मानचित्र क्या कहता है और उसके बाद इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर टोंस नदी की अगर हम बात करते हैं तो टोंस नदी जो है मध्य प्रदेश राज्य के जो सतना जिला है वहां से उद्गमित होती है और ये कुछ उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती हुई आगे जाकर ये गंगा में मिल जाती है। ये गंगा नदी है। और जहां पर ये मिलती है ये उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला है। जैसा कि हम इस मानचित्र में देख सकते हैं कि यह एक नदी इसमें आकर के जुड़ रही है। तो यह जो नदी है ये बेलन नदी है और बेलन जो है टोंस की सहायक नदी है। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं, टोंस नदी का उद्गम कैमूर श्रेणी में स्थित मैहर के समीप पातालकोट से हुआ है। तो यहां पर ये जो पातालकोट दिया हुआ है ये पातालकोट ना होकर के बल्कि तमसा कुंड है। और ये जो मैहर है ये सतना जिले में ही स्थित है। ये मैहर रहा। और ये जो पूरा जिला है राज्य का, ये जिला कैमूर जो श्रेणी है राज्य में उसी के आसपास ये स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। तो इस एपिसोड की जो पहली खबर है वो उज्जैन जिले से है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मची। उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह धर्म की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। तो यहाँ पर जब आग लगी तो इस मंदिर में आग लग जाने से जो वहाँ पे श्रद्धालु थे, जो भी लोग वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, उनमें काफ़ी अफरा तफरी मच गई है, जिसकी वजह से यह पूरा मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र एक तरह से सुर्खियों में रहा है। तो इससे संबंधित हमने जो प्रश्न फ्रेम किया है वो ये है, मध्य प्रदेश के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3 और 4 क्षेत्रों की स्थिति में से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है। और ये जो 4 क्षेत्र हैं वो है कैमूर पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी और अंत में है भारनेर पहाड़ी। और ये मानचित्र दिया हुआ है, इसमें क्रमशः A, B, C, D ये 4 स्थान दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वह स्थान है जो मानचित्र पर सही तरह से दर्शाया नहीं गया है। तो अगर मानचित्रों की हम बात करते हैं तो ये जो A वाला पोर्शन है इस पे देखते हैं कैमूर पहाड़ी स्थित है इस जगह पर या नहीं। तो अगर मानचित्र की हम बात करते हैं तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर ये कैमूर पहाड़ी रही और कैमूर पहाड़ी के ही बिल्कुल दक्षिण में मैकाल श्रेणी रही और मैकाल श्रेणी के पश्चिम में महादेव पहाड़ी रही और महादेव पहाड़ी के उत्तर में भारनेर पहाड़ी स्थित है। और इन्हीं चारों का जिक्र जो है इस प्रश्न में किया गया है। तो आइए इनको देखते हैं। ए पर कैमूर पहाड़ी बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये वाला सही हो जाता है। बी की अगर हम बात करते हैं तो महादेव पहाड़ी की स्थिति कुछ ये रही। तो यहां पर ये बी वाला रहा।
ये महादेव पहाड़ी है। तो बी वाला स्थान भी बिल्कुल सही दर्शाया गया है। सी की अगर हम बात करते हैं मैकाल पहाड़ी, तो मैकाल पहाड़ी की अगर हम स्थिति को देखते हैं तो मैकाल पहाड़ी की स्थिति ये रही, जो कि सही नहीं दर्शाया गया, यानी मैकाल पहाड़ी की स्थिति कुछ यहां पर होनी चाहिए। तो ये जो मैकाल की पहाड़ी है सी, ये गलत दर्शाया गया है। और जो अंत में है भारनेर पहाड़ी डी वाले स्थान पर, तो डी वाले स्थान की अगर हम देखते हैं तो ये भारनेर पहाड़ी रही, तो ये डी वाला जो है ये भी सही दर्शाया गया है। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, यानी जो सी है वो सही रूप से नहीं दर्शाया गया है। तो यहां पर जो सी का स्थान है, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो स्थान होगा या जो पहाड़ी होगी वो गाविलगढ़ है, जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो सी वाले स्थान पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर गाविलगढ़ होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है साउथ कोरिया में चल रही ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप स्पर्धा में खरगोन जिले के किसान के बेटे ऐश्वर्य ने जीता गोल्ड। तो ये जो स्पर्धा चल रही है इसमें खरगोन जिले के एक किसान के बेटे ने, जिनका नाम ऐश्वर्य है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यह संपूर्ण भारत के लिए एक गौरव की बात है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हमारा है वो ये है, नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाओं में से किसकी स्थिति को सही नहीं दर्शाया गया है। और ये जो परियोजनाएं हैं वो कौन सी हैं, महेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, तवा परियोजना, बरगी परियोजना। और ये स्थान दिए हुए हैं A, B, C और D। तो जैसा कि आप सभी इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये जो नदी है ये नर्मदा नदी है और इसी पर विभिन्न परियोजनाएं जो यहां पर दी गई हैं निर्मित हैं। अब इनका क्रम पूछ रहा है ABCD करके, तो इसको एक बार मानचित्र पर देखते हैं। जैसा कि ये हम मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, तो ये जो नर्मदा नदी है इसका अपवाह तंत्र है, अपवाह क्षेत्र है। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे महेश्वर, उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ओंकारेश्वर, उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा सागर परियोजना, और सबसे अंत में जो दिया हुआ है वो है बरगी डैम। इसी को अवंती बाई सागर परियोजना भी कहते हैं। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। और यह जो ये परियोजना है यह जबलपुर में स्थित है राज्य के, और जबलपुर के अलावा जो नरसिंहपुर जिला है उसको भी इस परियोजना का लाभ मिल रहा है। तो इसको एक बार मानचित्र पर देखते हैं, जो स्थान दिया गया है वो सही है या नहीं। इसकी पुष्टि एक बार इस मानचित्र से भी कर लेते हैं, थोड़ा सा ये इनलार्ज करके इसमें दिखाया गया है। ये महेश्वर परियोजना रही, उसके बाद ओंकारेश्वर परियोजना, उसके बाद इंदिरा परियोजना और फिर तवा परियोजना। तवा परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है बल्कि इसकी सहायक नदी तवा पर है। और सबसे अंत में बरगी परियोजना या रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। तो यहां पर जो ए है महेश्वर परियोजना बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो बी की स्थिति है ये ओंकारेश्वर परियोजना है, यह भी बिल्कुल सही दी हुई है। तवा परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो तवा परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित ना होकर के बल्कि तवा नदी पर है।
और अंत में बरगी परियोजना। तो ये जो डी वाला स्थान है ये बरगी परियोजना का है। तो सी वाला जो यहां पर है, यहां पर तवा ना होकर के इंदिरा सागर परियोजना होगा। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया है यानी कि सही नहीं दर्शाया गया वह कौन सी परियोजना है, वह सी वाली हो जाती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और उससे संबंधित प्रश्न की तरफ। खबर यह है, शाजापुर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वृद्धजन सेवा निकेतन बापू की कुटिया पर विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शाजापुर जिले में एक साक्षरता और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए बापू की कुटिया पर एक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हमने बनाया है उसको देखते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो मध्य प्रदेश राज्य है इसको सोयाबीन का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश राज्य में ही होता है। तो वह कौन कौन से क्षेत्र हैं जो प्रश्न में दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको एक बार देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि विकल्प क्या क्या दिया हुआ है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और नर्मदा घाटी। तो इसको एक बार मानचित्र पर देखते हैं कि ये सारे क्षेत्र कहां पर स्थित हैं। फिर बात कर लेंगे कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में पैदा किया जाता है, यानी उसका उत्पादन राज्य के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं कि राज्य को विभिन्न भागों में बांटा गया है। ये रहा मालवा का पठार वाला एरिया जो कि राज्य का मध्य एवं पश्चिमी भाग है। उसके अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो नर्मदा घाटी बेसिन है, और उसके भी दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश स्थित है। और अगर मालवा के पठार के उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो ये रीवा पन्ना का पठार स्थित है। और रीवा पन्ना के पठार के अगर थोड़ा सा ही हम नीचे जाते हैं यानी कि दक्षिण पूर्व की बात करें तो बघेलखंड का पठार है, और इसके पश्चिम की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलता है, और बुंदेलखंड से ही सटा हुआ है मध्य भारत का पठार। तो ये सारे जो क्षेत्र रहे राज्य के विभिन्न क्षेत्र हैं, राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जो ये मालवा का पठार है यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, और यह जो पूरा पोर्शन है जो इस पूरे खंड का निर्माण ही ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी में चूना की मात्रा और लोहे की मात्रा बाहुल्यता के साथ पाई जाती है। और काली मिट्टी वाला यह क्षेत्र है, काली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है कपास और सोयाबीन के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो मालवा का पठार जो है इस पूरे एरिया में सोयाबीन का उत्पादन होता है। लेकिन मालवा के पठार में जो जिले स्थित हैं उनमें मुख्य रूप से उज्जैन, देवास, इंदौर, इन सारे क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती बाहुल्यता के साथ की जाती है। साथ ही साथ सीहोर में भी बहुत ही ज़्यादा स्तर पर इसकी खेती की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मालवा हो जाएगा, यानी कि मालवा वह क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक सोयाबीन की खेती की जाती है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ और उससे संबंधित क्या खबर आई है उसको देखते हैं। सबसे पहले खबर को देखते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में पहुंची शिकायतों के निपटारे के आधार पर नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा जारी पब्लिक सेटिस्फैक्शन की ग्रेडिंग में भोपाल रहा सबसे फिसड्डी। तो एक ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा। तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो है वहाँ पे जो शिकायतें पहुँच रही हैं लोगों की, उसके निवारण के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उन शिकायतों का हल निकाला गया है। तो इनकी एक लिस्ट, एक सूची जारी की गई है जिसमें भोपाल जो है सबसे फिसड्डी रहा है। तो इससे संबंधित जो हमने प्रश्न फ्रेम किया है वो प्रश्न है, निम्नलिखित जिला समूहों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 का सही मार्ग है। दिया है ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, बैतूल, ग्वालियर, श्योपुर, भोपाल, बैतूल, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, इंदौर, और सबसे अंत में है ग्वालियर, श्योपुर, भोपाल, इंदौर। तो इस विकल्प को देख करके, इन चारों विकल्पों को देख करके यह बात तो तय है कि यह जो मार्ग है सबसे पहले ग्वालियर से स्टार्ट होता है, और इसका अंत कौन सा होगा यह देखते हैं। तो इसको एक बार मानचित्र पर देखते हैं फिर सही उत्तर
देख लेंगे। ये राज्य का मानचित्र रहा और ये आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये जो दिखाया गया है यहां पर, तो सबसे पहला जो जिला है वो ग्वालियर है और सबसे अंत में जो है वो बैतूल है राज्य का। यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH है, NH 46 है, वह राज्य के ग्वालियर से स्टार्ट होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए शिवपुरी, शिवपुरी के बाद राजगढ़, उसके बाद भोपाल और सबसे अंत में बैतूल जिले के से गुजरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल एवं बैतूल, यानी ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, राज्य के सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाले जिले में 70% उज्ज्वला योजना हितग्राही सिलेंडर छोड़कर चूल्हे पर भोजन पकाने पर मजबूर। राज्य का सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाले जिले की बात कर रहा है। तो राज्य का जो सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला है वो झाबुआ है और इस जिले में 70% जो सिलेंडर धारक हैं वो गैस चूल्हे पे खाना ना बना करके बल्कि अन्य संसाधनों के माध्यम से खाने को बना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दिनों दिन जो महंगाई बढ़ रही है उसका असर कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर पे भी पड़ा है। गैस सिलेंडर की कीमतों में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। तो जो आम जन है और जो निचला तबका है वो इस महंगाई को नहीं झेल पा रहा है, तो उन्हें अन्य संसाधनों के माध्यम से भोजन पकाना पड़ रहा है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनाया है वो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान एवं गुजरात राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, मंदसौर। तो मानचित्र के माध्यम से देखते हैं कि वह कौन सा जिला है जो राजस्थान और गुजरात राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा राजस्थान और ये रहा गुजरात, यानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक, तो जैसे ये है, ये राज्यों को अलग करने वाली सीमाएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से जिले हैं जो राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करते हैं। तो यहां से देख सकते हैं रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर जो जिला है ये महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो ये नहीं होगा। रतलाम जो है सिर्फ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को स्पर्श कर रहा है, गुजरात के किसी भी जिले को स्पर्श नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। झाबुआ की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो झाबुआ जो है राजस्थान के बांसवाड़ा और गुजरात के दाहोद जिले को स्पर्श कर रहा है। यानी जो हमारा प्रश्न है और उस प्रश्न में जो विकल्प दिए हैं झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, मंदसौर, तो इनमें वो झाबुआ जो है सही उत्तर होगा। ए वाला उत्तर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले खबर को देखते हैं। छतरपुर जिले में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। येलो अलर्ट क्या होता है? मौसम विभाग के द्वारा अलग अलग तरह से अलग अलग रंगों के माध्यम से अलर्ट जारी किया जाता है। येलो अलर्ट का मतलब ये होता है कि जो वहाँ का जो जनमानस है, जो लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, वो अलर्ट रहें, तैयार रहें, क्योंकि संभावित है कि कोई खतरा आ सकता है। अब चूंकि बारिश का मौसम है और मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा मानसून आया हुआ है, लेकिन इस मानसून के साथ साथ कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि अधिक वर्षा होती है तो वहाँ का जो आम जनजीवन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। वो लोगों के लिए खुशहाली ना ला करके बल्कि बदहाली ला देता है। तो इसी संबंध में मौसम विभाग ने छतरपुर में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही साथ कई अन्य जिले भी हैं जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो इससे संबंधित प्रश्न ये है
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ परियोजनाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ स्थिति दी हुई है, यानी कि यह परियोजनाएं राज्य के किन जिलों में स्थित हैं। सबसे पहले है उर्मिल परियोजना, कोलार परियोजना, मान परियोजना, जौघाट परियोजना। और इसके सामने जो जिले दिए हुए हैं छतरपुर, धार, सीहोर एवं झाबुआ। तो अगर हम इसको देखते हैं तो जो उर्मिल परियोजना है यह छतरपुर में उर्मिल नदी पर निर्मित है, तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा छतरपुर हो जाएगा। अगर हम कोलार की बात करते हैं तो कोलार जो है सीहोर में है। मान परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये धार जिले में है, और जौघाट की अगर हम बात करते हैं तो ये झाबुआ जिले में स्थित है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा, यानी ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा, यानी ए वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन जिलों की स्थिति को एक बार मानचित्र पर देख लेते हैं। छतरपुर ये रहा, धार, सीहोर एवं झाबुआ। झाबुआ ये रहा, धार ये रहा, सीहोर ये रहा। तो ये चारों वो जिले रहे जिनसे संबंधित परियोजनाओं को प्रश्न में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न से संबंधित जो खबर है वो ये है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के छात्र सिद्धांत सिंह सेंगर ने थाईलैंड के चियांग माई में पुरुषों की डबल वुडबॉल टीम में भारतीय टीम से प्रतिनिधित्व करते हुए देश को एक कांस्य पदक दिलाया है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। इन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है इस पदक को जीत करके। तो इसकी वजह से यह जो एरिया रहा है सुर्खियों में है, और इस एरिया में लोगों में खुशहाली का माहौल है और बच्चों में और ज़्यादा खुशहाली का माहौल है, क्योंकि इससे उनका हौसला बढ़ेगा कि वो भी आने वाले भविष्य में ऐसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में अच्छा कर सके। तो इससे संबंधित प्रश्न ये है, निम्नलिखित शिखरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिखरों की बात कर रहा है और कह रहा है कि अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो जो शिखर है वो है कलुमार या सद्भावना शिखर, अमरकंटक, चौरागढ़, धूपगढ़। तो अगर इनको एक बार हम मानचित्रों पर देखते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। अगर हम अमरकंटक की बात करते हैं तो ये मैकाल श्रेणी रहा, और मैकाल श्रेणी पर ही अमरकंटक स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1057 मीटर ऊंचा है ये। धूपगढ़ की बात करते हैं तो ये महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ये महादेव पहाड़ी रही। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1350 मीटर ऊंची है ये। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं ये महादेव हिल्स रही, और यहीं पर ये धूपगढ़ स्थित है। मैकाल श्रेणी ये रहा, और यहीं पर अमरकंटक स्थित है। इसके बाद चौरागढ़ और कलुमार सद्भावना शिखर की बात की जा रही है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। कलुमार जो है राजस्थान राज्य के दामोह जिले में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 750 मीटर के आसपास मानी जाती है। और चौरागढ़ की अगर हम बात करते हैं तो चौरागढ़ ये रहा, ये पचमढ़ी में स्थित है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग 1330 मीटर ऊंची है ये। तो यहां से अगर हम देख सकते हैं तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा धूपगढ़, दूसरे पर हो जाएगा चौरागढ़, तीसरे पर हो जाएगा अमरकंटक, और सबसे अंतिम में हो जाएगा कलुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा, सबसे पहले धूपगढ़ नंबर 1, दूसरे पर चौरागढ़, फिर अमरकंटक, और सबसे अंत में कलुमार या सद्भावना शिखर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल से पहले
जो खबर है उसको एक बार देख लेते हैं कि वह कौन सी खबर रही है जिसकी वजह से इस प्रश्न को फ्रेम किया गया है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में ऑपरेशन मानसून के तहत वन्य जीवों की रक्षा की कवायद शुरू। प्रदेश में ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मानसून जो है वन्य जीवों की संरक्षण और उनकी रक्षा से संबंधित है। तो इससे संबंधित प्रश्न ये है, घाटी गांव अभ्यारण्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। यह शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 के समीप स्थित है। इस अभ्यारण्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक पक्षी अधिकता में पाए जाते हैं। पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसकी स्थिति को देखते हैं कि ये घाटी गांव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। ये राज्य के जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनका मानचित्र रहा कि जो राज्य के विभिन्न संरक्षित क्षेत्र हैं वो राज्य में किन किन जगहों पर, किन किन जिलों में स्थित हैं। तो इस मानचित्र से हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि ये जो घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पर स्थित है, उसकी कुछ स्थिति रही। और ये जो स्थिति है, ये जो जिला है, ये ग्वालियर है। और ग्वालियर से ही राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 गुजरता है। इसके बाद ये शिवपुरी, राजगढ़, भोपाल और बैतूल तक चला जाता है। तो यहां से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो घाटी गांव अभ्यारण्य है वो शिवपुरी जिले में न स्थित होकर के बल्कि राज्य के ग्वालियर जिले में स्थित है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 के समीप है। तो इस तरह से हमारा पहला कथन गलत हो जाता है। और इस अभ्यारण्य की एक खासियत है कि यहाँ पर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसे सोन चिड़िया भी कहा जाता है, बाहुल्यता से पाया जाता है। यह अभ्यारण्य जो है अपने इसी पक्षी की वजह से जाना जाता है। तो दूसरा कथन जो है बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ से इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर और उससे संबंधित जो प्रश्न है साथियों, ये आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है। इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो खबर ये है, जबलपुर में प्रदेश की पहली GPF अदालत। जबलपुर में पहली अदालत लगाई जा रही है GPF से संबंधित। जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनकी जो भविष्य निधि में जो पूंजी जमा होती है सर्विस के दौरान, उसमें कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है, कोई त्रुटि हो गई है, तो उसको देखने के लिए तथा उससे निपटने के लिए, उसका निवारण करने के लिए इस अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और यह प्रदेश में पहली ऐसी अब अदालत होगी। तो इसकी वजह से यह जो जिला है अपने आप में सुर्खियों में है। और यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक बहुत ही अहम कदम उठाया गया है प्रशासन की तरफ से। तो इससे संबंधित प्रश्न ये है, निम्नलिखित जिला समूहों में से नर्मदा एक्सप्रेसवे कौन से जिला समूह से होकर गुजरेगा? डिंडोरी, नर्मदापुरम, खंडवा, अलीराजपुर। डिंडोरी, नर्मदापुरम, खंडवा, बैतूल। मंडला, नर्मदापुरम, खंडवा, इंदौर। मंडला, नर्मदापुरम, खरगोन, देवास। तो ये 4 विकल्प रहे और इसमें से बताना है कि नर्मदा एक्सप्रेसवे जो है किन किन जिलों से होकर गुजरता है। हमें उम्मीद है साथियों कि इस एपिसोड में आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर प्राप्त की होंगी। तो हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहिए। जो भी आने वाले एपिसोड हैं उनमें कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर तथ्यात्मक या मानचित्र पर आधारित सूचनाएं और संबंधित जानकारियां मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया। PCS परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नज़र में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि PCS चैनल पर प्रसारित होता है।